हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्लास 9 का चैप्टर है और इतना समझ लीजिए कि ये रैपिड रिवीजन होगा, तो हम बहुत जल्दी इसको समराइज करते हुए चलेंगे। इस चैप्टर पे हमारे प्रिया मैम ने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है, तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं, वरना हम यहाँ पे केवल केवल इसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जो चैप्टर का बेस है वो डेल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी पे बेस्ड है। डेल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के बाद थोड़ी बहुत जब चर्चाएं हुई, जब इलेक्ट्रिसिटी हमने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्ज को देखा। चार्ज मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो अपने ऊपर चार्ज लेके चल रहे हैं। हमारी कहानी ये थी कि हमने एटम को एज ए न्यूट्रल एंटिटी पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ना उस पर कोई प्लस ना कोई माइनस। और ऐसा था भी कि जब तक एटम क्या है एक आयन में कन्वर्ट नहीं होता है, तब तक उसके पास नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल अमाउंट में होने के कारण कोई चार्ज पे होता भी नहीं है। बट क्या ये कहना कि जो एटम सबसे छोटी इकाई है, एटम इनडिविजिबल है, ये बात गलत साबित हो गई, क्योंकि एटम के बाद हमारी डिस्कवरी पे डिस्कवरी होती गई और हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन सब के बारे में पढ़ा। और आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हुए देखते हैं। सबसे पहले ये पॉसिबल हुआ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे जे थॉमसन साहब ने किया था 1897 में। इन्होंने कैथोड रेस का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी और डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया था। वैक्यूम क्रिएट किया मतलब प्रेशर उसमें 0.0001 mmHg का था। 1 mmHg मतलब 0.0001 मतलब बहुत छोटा। इसका मतलब जो जो स्केल था, इसका मतलब अंदर एकदम ही एयर नहीं थी। उसके बाद क्या किया, जब इसके टर्मिनल्स पे ये इसका हो गया कैथोड और ये एनोड, इसको जब उन्होंने बैटरी से कनेक्ट करके और लगभग 10 किलोवाट 11 किलोवाट की पावर दी, तो यहां से एक रेज एमिट हुई। ये रेज जो थी वो कैथोड से निकल रही थी, मतलब माइनस से निकल रही थी और प्लस की तरफ जा रही थी। इवन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस देने पे वो जो है वो प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट भी कर रही थी। इससे इनका पता चला था कि नेचर क्या है, नेचर इनका नेगेटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे थे। और साथ ही साथ एक व्हील भी रखी गई, और व्हील को रखने के बाद जब ये पार्टिकल्स उस पे मतलब जो ये रे उस पे टकराई, तो इस व्हील को रोटेट भी किया। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कुछ पार्टिकल्स हैं जिनका नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहां से हमें जो जे थॉमसन साहब ने इसको बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इन पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इन्होंने बताया। और इसका मास जो है, मास काफी छोटा था। मास को हम लोगों ने नेग्लिजिबल ही समझा, क्योंकि इसका जो मास है वो कितना आ रहा था, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये बहुत ही छोटा है, समझिए आप 0.000 करते करते 31 जीरो लगाइए, उतना केजी में अगर देखेंगे तो इसका वेट है। तो मतलब वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो नेचर है वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, उनका जो मास है वो बहुत ही कम है और बहुत स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। इसके बाद जो है अगली डिस्कवरी हमने देखी थी, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का जो श्रेय है वो यूजीन गोल्डस्टीन को जाता है। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट है, उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट, हालांकि पहले एक्सपेरिमेंट इन्हीं जो प्रोटॉन का है पहले यही हुआ था, ये 1886 में हो गया था। 1886 में ही यही चीज की गई थी, और जो रेस थी उनको नाम दिया था कैनाल रेस। वो आपके एनोड से निकल रही थी, तो उनका जो नेचर था वो पॉजिटिव था। वही क्या था, इसी को आप रिवर्स कर लीजिए, उनका नाम दिया था कैनाल रेस। कैनाल रेस क्या होती है, वही एनोड रेस जो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती हैं। उनका भी चार्ज यही होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो प्लस में होता है। तो मतलब आप कह लीजिए कि जो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए यही जो है वो नेगेटिव में होता है, यही चार्ज का वैल्यू, और प्रोटॉन्स के केस में यही चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव में होता है। फिर बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स का श्रेय जाता है जेम्स चैडविक को। जेम्स चैडविक ने 1930s में ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिन्होंने क्या किया, एक बेरिलियम की शीट पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की जो है वो बॉम्बार्डमेंट कराई। अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट कराया तो वहां से कुछ रेस निकलती हुई दिखी, कुछ पार्टिकल्स एमिट होते दिखे। वही पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स। वो क्योंकि नेचर में वो क्या थे, न्यूट्रल थे, लेकिन इनका रोल ये था कि ये जो है
वो मास को, मतलब जो एटम के मास को अपना योगदान देते हैं। तो जो एटम में मास आता है वो केवल केवल प्रोटॉन्स की वजह से और इन्हीं न्यूट्रॉन्स की वजह से आता है। ये ही बताते हैं कि जो आपके एटम का मास है वो इन दोनों का मिला के आता है, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी। हालांकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। इन्हीं सारी डिस्कवरीज को देखते हुए जो एटॉमिक मॉडल थे वो आने लगे। तो जो सबसे पहला मॉडल हम पढ़ते हैं वो थॉमसन का मॉडल पढ़ते हैं। जब जे थॉमसन ने यही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की तो उनको ये चीज पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम की एक एंटिटी है और वो एटम में मौजूद होते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ, तभी एटम जो है वो ऑल टुगेदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आता है। तो उन्होंने कहा कि जब प्रोटॉन्स भी हैं, मतलब प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी है, तभी एटम जो है वो कोई चार्ज ओवरऑल नहीं दिखाता। तो उन्होंने इस बेस पे एक मॉडल दिया जिसको उन्होंने नाम दिया प्लम्स पुडिंग मॉडल, या हम अपने यहाँ के भाषाओं में समझने वाली चीज को अगर रिलेट करें तो हम वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। तो थॉमसन ने क्या बताया कि एक वाटरमेलन जैसा होता है एटम, जिसमें वाटरमेलन में आप सब जानते होंगे, आप सबने खाया होगा कि ऐसे लाल लाल उसका जो है वो मेन फ्रूटी भाग होता है और उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। ये कैसा होता है, ये जो भाग है जो सरफेस है फ्रूट वाला वो रेड कलर का होता है और ये जो है ये ब्लैक कलर के जो सीड्स हैं यही क्या है, इन्होंने कहा यही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज जो पूरा ये स्फीयर है उसमें ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इसी तरीके से जो है एटम होता है हमारा। तो बाद में एटम ये फेल हो गया, जब न्यूक्लियस वगैरह की डिस्कवरी हुई तो ये चीज फेल हो गया और ये भी बताया गया कि जो चार्ज होता है, जो प्लस चार्ज है माइनस, वो इस तरीके से अरेंज, इस तरीके से स्कैटर नहीं होता है। ये ऐसा कब हो पाया, जब रदरफोर्ड ने अपना जो एक अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया। अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी और गोल्ड फॉइल में यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई थी। यहां से जब अल्फा पार्टिकल्स जा रहे थे तो अच्छा ये जान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स होते क्या है। अल्फा पार्टिकल्स जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस को बोला जाता है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप उनको जो आयनाइज कर देंगे तो ये जो हीलियम का आयन है, हीलियम का आयन ही क्या है, यही अल्फा पार्टिकल्स है। इसी की जब बॉम्बार्डिंग कराई इसके गोल्ड फॉइल पे तो उन्हें कुछ चीजें देखने को मिली, कुछ नोटिस किया उन्होंने। जो नोटिस किया उसी के बेसिस पे बाद में उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे तो क्या है, सीधे सीधे चले जा रहे हैं। बहुत सारे जो इसमें रेज हैं वो सीधी सीधी चले जा रही। पीछे उन्होंने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई थी। तो जैसे ही कुछ पार्टिकल्स आपके देखिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते, ज्यादातर तो सीधे सीधे पास हो गए, कुछ पार्टिकल्स ने जरा जरा से डिफ्लेक्शन दिखाई और कुछ पार्टिकल, कुछ मतलब लगभग 12,000 में से कोई एक जो है वो 180 डिग्री वापस हो गया, मतलब से टकराने के बाद वापस चला गया। अच्छा आप ये सब मतलब आप ऐसा समझिए कि अल्फा पार्टिकल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनको मैटर रोक नहीं सकता। नॉर्मली मैटर को वो मतलब सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी वो पार करके चीरते हुए निकल जाते हैं। लेकिन अगर अगर ये किसी से टकरा के वापस आ रहे हैं, मतलब उनका जिनसे टकराव हो रहा है वो भी क्या है, सेम इन्हीं के नेचर के, मतलब ये क्या है, ये प्योर पॉजिटिव चार्ज है। तो प्योर पॉजिटिव चार्ज अगर सामने किसी प्योर पॉजिटिव चार्ज से ही टकराएगा तभी वो वापस आ सकता है। तो इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन क्या निकाले, कंक्लूजन में उन्होंने कहा कि एटम में बहुत ज्यादा खाली स्पेस है। फिर उन्होंने दूसरा कंक्लूजन ये कहा कि जो एटम का पूरा मास है वो क्या है, वो कहीं कॉन्सेंट्रेटेड है बीच में। फिर उन्होंने कहा वो क्या है, वो बहुत ज्यादा छोटा है और बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली, मतलब जो स्फीयर है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेटेड है। मतलब उन्होंने कहा कि एटम में बहुत ज्यादा खाली स्पेस है, इसी वजह से तो बहुत सारे रेस सीधे सीधे निकल गए। दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो हेविली कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं सेंटर में है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक मॉडल दिया। इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने जब न्यूक्लियस डिस्कवर कर लिया, और जो जिसकी बात कर रहे हैं वो कि सेंटर में है, पॉजिटिव चार्ज है और बहुत डेंस है, एटम के कंपैरिजन में उसका साइज बहुत छोटा है। मतलब एटम अगर बहुत बड़ा सा है तो उसमें जो न्यूक्लियस है वो कहीं बहुत बीच में छोटा सा है। तो इस सब के बेसिस पे उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल में उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस है, मतलब एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास जो है वो बीच में कंसंट्रेटेड है, जो कि क्या कहेंगे आप उसको, न्यूक्लियस कहेंगे।
और न्यूक्लियस के ही चारों तरफ जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट्स का जैसे बीच में सन होता है और उसके चारों तरफ जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस का रेवोल्यूशन करते हैं। हाँ, ये बातें सब ठीक थी, लेकिन उनमें एक दिक्कत थी। क्या दिक्कत थी? ये बताना भूल गए, जैसे इनके जो साथ में काम कर रहे साइंटिस्ट थे या उस टाइम के जो भी नॉलेजेबल पर्सन थे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में नॉलेज रखने वाले, उन्होंने कहा कि जब कोई भी एंटिटी किसी चीज का मतलब चक्कर लगा रही, मतलब वो क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है उसके तरफ, तो उसके पास स्वाभाविक सी बात है कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स आखिर कैसे लगा रहे हैं, तो उनके पास अगर एनर्जी है और वो परफॉर्म कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो एक टाइम बाद क्या होगा, वो एनर्जी लूज करने लगेंगे, और जब एनर्जी लूज करते जाएंगे तो अपना ऑर्बिट मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो न्यूक्लियस बीच में है प्लस चार्ज का, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करेंगे वो क्या होंगे, वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिस चार्ज से न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ खींच रहा है, वो बढ़ते जाएगा और वो एक समय आएगा कि वो जाके न्यूक्लियस पे ही गिर जाएंगे। अब अगर एक नेगेटिव चीज जाके पॉजिटिव पे गिर जाएगी तो वो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इस तरीके से वो एटम ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए वो। तो क्या मतलब है, जैसे आप सोने का एक इतना बड़ा सा ज्वेलरी रख रहे हैं, धीरे धीरे उसका एक एक एटम खत्म होता जाएगा ऐसे ऐसे, तो एक समय बाद आप 10 20 50 साल बाद देखोगे तो जो गोल्ड है इतना बड़ा था वो शायद छोटा हो जाएगा। तो ऐसा होता तो नहीं है। इससे ये पता चला कि जो एटम की स्टेबिलिटी है वो इस पूरे थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं हो पा रही है। तो इन्हीं रदरफोर्ड जी के जो एक साइंटिस्ट, मतलब जो एक साइंटिस्ट नील्स बोर है, वो रदरफोर्ड जी के स्टूडेंट थे। नील्स बोर ने इस चीज को समझाने का जो, मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि इस चीज को, स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को नील्स बोर ने समझा दिया। नील्स बोर ने कैसे समझाया, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस तो है, मेरे साहब ने सब कुछ सही बताया, न्यूक्लियस होता है बीच में, प्लस चार्ज भी होता है, सारा मास भी इसी में कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन जो ऑर्बिटल्स का थ्योरी उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के। जो एटम मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसी फिक्स्ड ऑर्बिट में, और ऑर्बिट की अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, तो अगर वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए इसकी कोई एनर्जी है, और अगर इलेक्ट्रॉन इसी फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है वो घूम रहे हैं, तो उनको अलग से एनर्जी का कोई चक्कर नहीं होगा। जैसे अगर इस ऑर्बिट की ही उतनी एनर्जी है तो इसी में बाउंडेड रहेंगे और इसी में उनका पोजीशन जो है वो देखा जाएगा। अगर हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालना है, आयनाइज करना है, तब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जरूर देनी पड़ेगी। उस समय क्या करेगा, उस समय इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा और उसके बाद जैसे जैसे वो उसकी एनर्जी कम होगी, वो रेडिएशन करता हुआ वापस अपने शेल में लौट जाएगा। तो इसका जो फिक्स शेल है वो हमारे नील्स बोहर साहब ने बता दिया। इससे क्या हुआ, इससे जो है वो एटम की स्टेबिलिटी का पता चल गया। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हुए आगे देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। हम हर, देखिए जब भी पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं तो उस पर कुछ एटॉमिक नंबर लिखा रहता है नीचे उनके पास। तो एटॉमिक नंबर सबका अपना यूनिक होता है। जैसे कि आपके क्लास में आपका रोल नंबर होगा, मे बी नाम एक जैसे हो सकते हैं, चेहरा एक जैसा हो सकता है, बट क्लास में आपको रोल नंबर जो असाइन किया जाता है वो अलग अलग होता है। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में सबको एक नंबर असाइन किया गया है जिसको हम एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक नंबर का अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट, तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही आप लिखते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरीके से करके लिखते हैं। तो हमारा ये क्रम पता कैसे चलता है, किस चीज पे आधारित होता है। ये जो हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 जो है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होता है, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन भी तो उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कह रहे हो, इसलिए नहीं कह रहे बेटा क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन का आप देखोगे तो जब भी एटम आयनाइज होगा, मतलब चाहे कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होंगे, मतलब अगर किसी में इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड होते हैं और किसी में रिमूव होते हैं।
अगर इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ने मतलब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ये क्या बन गया, एक कैटायन बन गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर दिया है। और इसी बगल में क्लोरीन का देखेंगे, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। मतलब इस केस में यहां पे देखेंगे तो आप 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है अगर इन पे इलेक्ट्रॉन्स पे निर्धारित रहेगा तो वेरी करते हैं। तो अगर वेरी करना है तो फिर तो कैसे स्टेबिलिटी आप देखोगे, कि क्या याद रखोगे। तो इसीलिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस पे होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। फिर बात आती है एटॉमिक मास की। तो जो हमने शुरू में ही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है तो इतना कम होता है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। एटॉमिक मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है। जो मास है वो किससे मिलकर बनेगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन्हीं से मतलब मिलके बनता है। इलेक्ट्रिकली ये एंटिटी जो है न्यूट्रल रहती है और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस आपका ओवरऑल क्या हुआ, न्यूट्रल प्लस पॉजिटिव मिला के पॉजिटिव ही होता है, और जो मास है वो उसी न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास हम लोग एटम में ऐड नहीं करते। फिर आगे बढ़ते हैं बोर-बरी स्कीम। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है कि जैसे ऑर्बिट्स तो बता दिए, ऑर्बिट्स में एनर्जी भी फिक्स्ड होती है, ये भी बता दिया। अच्छा वो किस हिसाब से होंगे तो उसको बताया था। इसी बोहर-बरी के स्कीम में हमें पता चलता है कि 2n² होता है। और क्या n क्या है, n इसमें है जो है नंबर ऑफ, ये आप ऐसे कह लीजिए कि ऑर्बिटल्स का नंबर है ये। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, k l m n। k का आपका ऑर्बिटल नंबर n के लिए 1 होगा, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। अच्छा इसी के हिसाब से फॉर्मूले में पुट करेंगे, 2n² है ना, तो आप n की जगह पे k के लिए क्या डालोगे 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2। फिर ऐसे ही आप l वाले शेल के लिए n की वैल्यू कितनी डालेंगे 2, तो फिर 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8, 2 2 = 4, 4 2 = 8। फिर ऐसे m के लिए क्या करोगे, आप n की वैल्यू 3 डालोगे, तो फिर कितना आ जाएगा, ये 3 3 = 9, 9 2 = 18। ऐसे ही करते करते इसका कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 32। ये क्या था, इससे इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम में भरे जाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये होता है न्यूक्लियस, पहला जो शेल होगा वो होगा k शेल, उसके बाद आएगा l m फिर n, ऐसे ऐसे करके यह k शेल l m और n कॉन्फ़िगरेशन आप यहां से देख सकते हैं। फॉर्मूला है 2n², ठीक है। फिर बात करते हैं इसी को, देखिए इसी से मैं आपको इस डायग्राम से समझा देता हूं कि वैलेंसी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। देखिए जो आखिरी वाला शेल होता है किसी भी एटम के लिए, वो लास्ट शेल ही क्या है, वैलेंस शेल कहलाता है। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हीं को हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा इसके आधार पे ही हम तय करते हैं वैलेंसी क्या होगी। वैलेंसी मतलब होती है, वैलेंसी मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जब भी एटम जो है वो बॉन्ड बनाने जाएगा तो किस हिसाब से वो एटम्स कंबाइन होंगे, मतलब कुछ प्लस में देखते हो आप, जैसे आप NaCl यहां मैंने बताया NaCl में जब देखेंगे तो आप Na की वैलेंसी +1 होती है और Cl की वैलेंसी -1। तो Cl की वैलेंसी -1 होती है और +1 और -1 ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में लेन देन का बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बना देंगे। ये एक इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट कर देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये दोनों शेल अपने जो होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर होने के बाद, मतलब दोनों एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद स्टेबल हो जाएंगे। जैसे Na का देखेंगे, Na का एटॉमिक नंबर था 11, एटॉमिक नंबर 11 था। कॉन्फ़िगरेशन जो थी उस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पहले में 2, दूसरे में 8 भरे जा सकते थे और तीसरे के लिए बच गया 1 इलेक्ट्रॉन।
और इसका आपका पता होना चाहिए Cl का कितना होता है। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। वैलेंसी इसके कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, पहले में 2, फिर 8, फिर 8 और उसके बाद 2 2 8, उसके बाद कितने हो जाएंगे 7। ऑक्टेट रूल ये कहता है, ऑक्टेट रूल ये होता है कि जिसमें भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। और सबको स्टेबल होना है लाइफ में, इन लोग को भी स्टेबल ही होना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 8 7 होते ही इसमें 8 कंप्लीट करने हैं, तो 8 कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, एक चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले ले तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देता है और यहां पहुंचने के बाद Cl माइनस बन के कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अब इसके पास, 2 8 7 फिर प्लस 1 इससे ले लिया तो 2 8 8, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी देखिए, आप ऐसे सोच लीजिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में देखेंगे तो अगर मेटल्स के केस में जितने भी मेटल्स हैं उनमें जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या हैं, इस मेटल्स की वैलेंसी हो जाएगी। और नॉन मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल्स में जितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं 8 में से उतने ही माइनस कर दिए जाए। तो जैसे 8 माइनस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, 8 में से माइनस कर दीजिए इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएंगी, नॉन मेटल्स की वैलेंसी। जैसे कि मेटल्स में देखिए, मेटल्स में आपने सोडियम देख लिया है, मैग्नीशियम देख लिया है, पोटेशियम देख लिया है। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12 और पोटेशियम का 19। कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए 2 8 1, तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी +1। मैग्नीशियम में देखिए कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 8 और 2, तो 2 8 2, तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही हो जाएगी इनकी वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देंगे। पोटेशियम में भी देखिए 19 है, 2 8 8 और 1, यही एक क्या हो जाएगा, इसका वैलेंसी हो जाएगा। ऐसे आप नॉन मेटल्स के केस में देख लीजिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जैसे इसके 8 एटॉमिक नंबर, इसका 8, इसका आपका हो गया 9, इसका हो गया 17। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 और 6, तो 6 है तो 8 माइनस 6 कितना आ गया 2, तो यही क्या हो जाएगा -2 ऑक्सीजन का हो जाएगा। फ्लोरीन में देखिए 2 और 7 भर जाएंगे, 7 है ना, तो 8 माइनस 7 कर दिए कितना आएगा 1, तो -1 फ्लोरीन का हो गया। क्लोरीन के लिए देख लीजिए 2 8 और उसके बाद 7, फिर क्या हो जाएगा 8 माइनस ये आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 7, तो बचा कितना -1, तो यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और साथ में इलेक्ट्रॉन्स की जो सॉरी एटम्स की वैलेंसी देख सकते हैं। फिर बात करते हैं क्या होता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आप ऐसे कह लीजिए कि जो मतलब जो ऐसे समझिए कि जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में अगर पाए जाते हैं, जैसे मतलब उनका जो है वो एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, एटॉमिक मास जो है वो अलग अलग आएगा। एटॉमिक जो नंबर है वो सेम रहेगा और एटॉमिक मास जो है वो वेरी कर जाएगा। वेरी कर रहा है मतलब, अच्छा एटॉमिक नंबर सेम है मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसका मतलब हर उस एटम में जिसमें एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो बदल क्या रहा है मास में, मास के लिए बच क्या गया न्यूट्रॉन्स। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है न्यूट्रॉन्स की वजह से, न्यूट्रॉन्स के नंबर की वजह से अगर किसी में न्यूट्रॉन ज्यादा आ गए तो उसमें क्या होगा मास ज्यादा होगा, तो उससे क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर तो सेम रह गया बट एटॉमिक मास अलग अलग आ गया। जैसे ये आपने सबसे पॉपुलर एग्जांपल देखा होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में एक होता है प्रोटियम, जिसमें क्या होगा एक मतलब एक प्रोटॉन होता है और आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता है, मतलब इसमें क्या है इसका जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ इसके प्रोटॉन्स की वजह से आ रहा है। फिर आपका होगा एक ड्यूटेरियम आता है। ड्यूटेरियम में क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वही रह जाएगा, मास 2 आ जाएगा, मतलब इसके अंदर क्या होगा एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, एक ही न्यूट्रॉन एक ही प्रोटॉन इसीलिए मास आया 2। फिर एक आता है ट्रीटियम, ड्यूटेरियम की स्पेलिंग मुझे आती है बस लिखा नहीं। ट्रीटियम, ट्रीटियम का क्या है
एटॉमिक नंबर तो एक ही है, एटॉमिक मास 3, मतलब इसके अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। देखिए इसमें भी क्या है, एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है, मतलब प्रोटॉन देखिए तीनों में सेम है, इसीलिए एटॉमिक नंबर तीनों का क्या हुआ, सेम आया। और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इसमें नहीं है, इसमें एक है, इसमें 2 है, इसलिए देखो न्यूट्रॉन नंबर्स वेरी करने से क्या हुआ, ये बन गए आइसोटोप्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, कार्बन के हैं, आपके यूरेनियम का देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होता है, हालांकि इसके कुछ यूजेस हैं, जैसे आपका कार्बन का एक C14 होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 ही रहता है, एटॉमिक मास एक बार 12 आता है और एक बार 14। तो जो 14 आता है वो क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, वो कार्बन डेटिंग माने जो पुरातत्व विभाग में जो चीजें पाई गई उनका डेट पता करने के लिए इसे यूज करते हैं। ऐसे यूरेनियम का आइसोटोप हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, फिर आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोबार बस आप इसी से रिलेट करते हुए समझ लीजिए, इसमें जो है एटॉमिक मास जो है वो सेम आता है और एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, जैसे आपका आर्गन हो गया, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और एटॉमिक मास आएगा 40। आप कैल्शियम की बात करिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है लेकिन एटॉमिक मास भी आता है इसका भी 40। तो ये क्या होंगे, ये दोनों आपस में आइसोबार्स हैं, मतलब इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग, देखिए इसमें एटॉमिक नंबर 20 है, इसमें 18 है, लेकिन एटॉमिक मास दोनों का सेम है। तो ये क्या होते हैं, ये आइसोबार्स होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। अगर कोई कमी रह गई तो आप इसे छोटा भाई समझ के क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये चैप्टर को आप जितनी बार हो सके इस वीडियो को देखेंगे तो आपका ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।